आप सभी का स्वागत है प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार हम आपको अभी तक एमपी यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी थी सभी की न्यूज देते रहे हैं, लेकिन अब फैसला किया है इस क्लास में भी आगे बच्चों को भी कुछ पढ़ाया जाए और उनके भविष्य को लेकर भी उनका साथ दिया जाए। तो 9th और 10th 11th और 12th के मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास 11th वालों की। जैसे इस वीडियो में इस क्लास में रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाएगा तो हम 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th की और 9th की। तो आज जो पहली क्लास होने वाली है तो उसके लिए इस वीडियो पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल पर भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी ज्यादातर आप क्या कीजिएगा, उनको बताइएगा कि सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी अपने प्यारे से भाई ने, तो उनकी क्लास में 11th वालों को भी, 12th वालों को, 10th वालों को और 9th वालों को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करकर और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर है आपका समुच्चय। इसके बारे में आज बेसिक चीजें जानेंगे और पर्सनली को एक को करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्या है समुच्चय, जो जिसे इंग्लिश में हम सेट्स कहते हैं जी, SET सेट कहते हैं। जो कि सेट मतलब इससे समझ में आ रहा है कि कोई चीज एक सेट में होनी चाहिए। जैसे पेन है तो पेन का सेट होना चाहिए, पेंसिल है तो पेंसिल का सेट होना चाहिए। लेकिन उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसको क्या कह सकते हैं, संग्रह, समूह और झुंड। यानी कि संग्रह का होता है जब एक ही चीज का संग्रह किया जाए, यानी हम किसी को गेहूं का रूप ले रहे हैं या चावल को इकट्ठा कर रहे हैं तो एक ही का संग्रह। हमने कहा गेहूं का संग्रह कीजिए तो आप जब गेहूं लाएंगे उसको चावल मिक्स नहीं करेंगे। इसी प्रकार समूह है, समूह जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि समूह बनाइए, लड़कों का समूह अलग बनाइए और लड़कियों का समूह अलग। यदि उसमें लड़कों लड़कियों का समूह होगा यानी कि वो समूह हम किसका कहेंगे, किसी का नहीं कह पाएंगे, ना लड़कों का समूह कह पाएंगे ना ही उसको लड़कियों का समूह कह पाएंगे। इसी प्रकार झुंड, झुंड में हमने देखा है कि गाय बकरी चढ़ती रहती है, तो गाय और बकरी एक साथ चल रही है तो निश्चित तौर पर वो किसी भी ये नहीं कह सकते कि गाय का झुंड है या बकरी का झुंड है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ बकरियों का झुंड चल रहा है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये बकरियों का झुंड है। तो ये तीन प्रकार से समुच्चय को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम वही चीज समुच्चय में चीज जान लीजिए जो पहले से चीजें परिभाषित करके हम रखेंगे वही समुच्चय कहलाता है जी। कलेक्शन, आपने साड़ियों का कलेक्शन देखा होगा, दुकानों पर लिखा रहता है साड़ियों का कलेक्शन, यानी कि उस दुकान पर निश्चित तौर पर जान लेते हैं कि उसमें क्या मिलने वाला है, हमें साड़ियां मिलने वाली है, साड़ियों का कलेक्शन है। ठीक है, चलो उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं समुच्चय बनते कैसे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया गाय, भैंस, हिरण, शेर और जिराफ का, जिसमें गाय, भैंस, हिरण और शेर का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपने जैसे आप 4 बच्चे हैं, आप चारों बच्चों ने क्या बताया मेरे को, पहले बच्चे ने कहा कि जंगली जानवरों का समूह है ये। तो देखना होगा क्या इसमें जंगली जानवरों का समूह बन रहा है कि जंगली जानवर तो अपने को हिरण, शेर और जिराफ है, गाय और भैंस जंगली नहीं है, यानी कि ये समूह हमारा निश्चित तौर पर नहीं बन पाएगा। दूसरा देखते हैं पालतू जानवरों का समूह। पालतू जानवरों में हमारे पास गाय और भैंस है और हिरण और शेर, जिराफ है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी हमारा समूह नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद देखेंगे क्या ये तीसरा समूह हमारे तीसरे बच्चे ने कहा कि जानवरों का समूह है। तो देखना होगा क्या गाय, भैंस, हिरण, शेर, जिराफ जानवर है। हाँ निश्चित तौर पर ये जानवर है, तो हम कह सकते हैं कि जानवरों का समूह तो है, यानी कि जंगली जानवर को समूह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पालतू भी है, पालतू भी हो सकता है क्योंकि इसमें जंगली भी है। जानवरों का समूह हो सकता है क्योंकि गाय भी जानवर है, भैंस भी जानवर है और हिरण भी, शेर भी, जिराफ भी, ये पांचों जो है ये जानवर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये जानवरों का समूह है। इसका एक बच्चे ने और जवाब दिया, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों की बन सकती है, सबसे सुंदर जानवरों का समूह। एक बच्चे ने इसको बोला कि सर ये सबसे सुंदर जानवरों का समूह है, तो मैंने कहा कि सबसे सुंदर जानवर आपका कौन सा है, तो उसने बोला सबसे सुंदर जानवर हमारा हिरण है। तो मैं कहता हूं आपने हिरण बताया, दूसरे बच्चे से मैंने पूछा कि आपका कौन सा पसंदीदा जानवर, तो कहता शेर है, तीसरे ने जिराफ बताया, चौथे ने भैंस बताया, पांचवें ने गाय बताया। इससे ये समझ में आता है कि सबसे सुंदर जानवर इसमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है कि कोई बता सकता है जिराफ, कोई शेर बता सकता है या कोई हिरण बता सकता है कोई, तो निश्चित तौर पर ये इसका भी समूह नहीं बनता क्योंकि इसमें बताया भी जा सकता है कि इसमें से सबसे सुंदर जानवर कौन सा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसका कलेक्शन है, ये किसका कलेक्शन है, हम बता सकते हैं कि ये कलेक्शन हो रहा है हमारा किसका, जानवरों का कलेक्शन है ये, तो हम कह सकते हैं कि जानवरों का समूह है, यानी कि जानवरों का झुंड है, जानवरों का संग्रह है, जानवरों का समूह है, इसको हम बोल सकते हैं। इसको कभी भी आप, तो हमें क्या समझ में आ रहा है इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो चीजें सुपरिभाषित हों, यानी कि इसमें जानवर हो सकते हैं सुपरिभाषित पहले से कि जानवर है, इसमें पालतू जानवर प्लस जंगली जानवर, तो इसलिए इनको नहीं बोल सकते, नहीं पालतू ना ही जंगली। चलिए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि समुच्चय है क्या चीज। प्रयास करेंगे कि कैसे ये सुपरिभाषित चीजें से ही सेट्स बना है।
जैसे मैंने पहले लिखा एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 10 दिन होते हैं। क्या ये सुपरिभाषित हो सकता है कि आपको अभी तक जब से आपने जानना चालू किया और आज की क्लास तक आपने सिर्फ इतना ही जाना है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। यानी कि हमारा सुपरिभाषित नहीं है और एक हफ्ते में 7 दिन हमारा पहले से ही सुपरिभाषित, यानी कि 7 दिनों का ही कलेक्शन बना हुआ है सप्ताह में कि 7 दिन ही होते हैं, जो कि हमारे कौन कौन से अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे तो कौन सा होता है हमारा, मैं आपको बताता हूं। आप लिखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और लास्ट में आप लिख देंगे शनिवार और एक है रविवार। यानी कि इसमें हम देखना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दिन है, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन हो? 7 दिन। ये हमारा सुपरिभाषित है। ऐसी चीजें जैसे आपने लिखा कि एक महीने में एक महीने में कितने दिन होते हैं? दिन क्या कभी कभी अलग हो जाते हैं, दिनों में हम कलेक्शन नहीं बता पाते। लेकिन मैं अगर बोलूं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं तो आप मेरे को कितने महीने बताएंगे कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। क्या आप मेरे को बता पाएंगे कि सर एक महीने में 14 महीने भी होते हैं, एक वर्ष में 14 महीने भी होते हैं, 15 महीने? तो ऐसा तो निश्चित नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन है? 12 दिन। तो ये चीज याद रखिएगा कि किसी का भी कलेक्शन, जैसे मैंने कलेक्शन में अगर शर्ट या पैंट लेने आता हूं तो शर्ट का कलेक्शन अलग देखूंगा और पैंट का अलग देखूंगा, दोनों को मिक्स करके भी लिख सकता हूं शर्ट और पैंट का ये कलेक्शन है। तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी जब सवालों को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से हम क्लास चालू कर देंगे। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको आप जान लीजिए इसका निरूपण कैसे करते हैं। आप निरूपण करने के लिए इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे कि सर आप हमें बताइए सर सेट्स को प्रदर्शित कैसे करेंगे। याद रखिएगा हमेशा इसको बड़े अक्षरों से ही आपको प्रदर्शित करना है। इसको यदि आपने छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया तो आपको निश्चित तौर पर आप सवालों से वंचित हो जाएंगे, यानी कि नंबरों से आप वंचित हो सकते हैं, नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर से ही आपको दर्शाना है इसको, जैसे कि ए बी सी डी, इसी तरह के आप दर्शाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि आपको ये दिया है एक, यहां पर आपको दिया 1 2 3 4, इसको आपको कैसे दर्शाना है? सिर्फ यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, यानी कि बड़े अक्षरों में होगा। इसका चीज विशेष चीज याद रखिएगा कि सेट्स का निरूपण हमेशा बड़े अक्षरों से किया जाता है, यानी कि कैपिटल से स्मॉल लेटर में इसको नहीं लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको चीजें बताता हूं कैसे निरूपण होता है इसका। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने लिखा इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने लिखे। अब जो इसका मैटर है, जो ये चीजें हैं ये 7 तक लिखिए, इसको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पद। ये देख लीजिए, ये किस कोष्टक से लगेगा? जो मंझला कोष्टक रहता है इसको हमेशा इसी से, इसमें कोई छोटे कोष्टक का उपयोग नहीं करना है आपको और ना ही बड़े कोष्टक का भी उपयोग करना है। जब बड़े और छोटे का उपयोग होगा उसको बताऊंगा, लेकिन अभी जो सेट्स को निरूपण किया, सेट्स को जो लिखा जाता है वो मंझले कोष्टक में ही लिखा जाता है, जो कि आपका मंझला, ठीक है ना? ये याद रखिएगा मंझला कोष्टक, क्योंकि बेसिक चीजें आप पढ़ लेंगे तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में आपको मैं बता दूं, इसको इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। याद रखिए मंझला कोष्टक एलिमेंट्स है। और जो निरूपण बताया मैंने, देख लीजिए किस अक्षर से हो रहा है? ये बड़े अक्षरों से हो रहा है। याद रखिएगा बड़े अक्षरों से इसका निरूपण हो रहा है। कुछ चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं, जैसा कि आपको दिया है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी प्राकृतिक संख्याओं का हमेशा जिससे भी दर्शाएंगे वो किससे होगा? आप याद रखिएगा वो हमेशा n अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा। उसको भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले कुछ उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं कि समुच्चय है क्या। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सेट्स और समुच्चय होता क्या है। जैसा कि मैंने लिखा है, पहला जो उदाहरण आपके लिए लिखा है, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समूह, यानी कि भारत के सर्वश्रेष्ठ। जब भी आपको ऐसे कभी, जैसे मैं कहता हूं कि इसको ए से प्रदर्शित करना है, आपको ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप बता सकते हैं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन से हैं, आज से 10 साल पहले कौन थे,
आज से 10 साल बाद कौन है और 50 साल बाद कैसे, मैं इनको बता सकता हूं कि मैं 10 साल पहले कौन से थे, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष बाद कौन से। लेकिन क्या ये एक जैसे हो सकते हैं? आज हो सके कि पहले कल कोई और था, यानी कि मैं था, आज आप बन गए, यानी कि हम कभी भी भारत के सबसे, अगर लेखक का नाम दिया होता निश्चित तौर पर हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर भारत के सबसे लेखकों का समूह दिया, यानी कि लेखक जो सबसे परिवर्तन होते रहते, आज तो पहले नंबर पे, कल हो सके दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और हो सके 10वां वाला जो पहले नंबर पे आ जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे लेखकों का समूह कभी भी हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। दूसरा क्या, भारत के सभी नदियों के नाम, नदियों के नाम यानी कि देख सकते हैं नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, बेतवा, नर्मदा, यानी कि इसको कैसे आर से दर्शा देते हैं, क्योंकि नदियां रिवर, तो मैं आर से दर्शा रहा हूं, देख लीजिए, बड़े आर से दर्शा रहा हूं और बराबर से गंगा, यमुना, बेतवा, नर्मदा, और ऐसी कई नदियां हैं जो भारत के हम गिन के बता सकते हैं, यानी कि हमारा ये समुद्र रूप में है, इसको हम समुद्र रूप में लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे, सुपरिभाषित है क्योंकि भारत में नदियां हैं और हम उनको गिन सकते हैं, सुपरिभाषित इसलिए समुद्र। दूसरा है एशिया के देशों के नाम, एशिया के देशों के नाम भी आप देख सकते हैं, चलिए इसको ए से दर्शा देते हैं। यहां पर देखिए जैसे भारत आ गया, भारत का नेपाल आ गया, जैसे श्रीलंका आ गया, पाकिस्तान आ गया, और भी ऐसे कई जो एशिया के देश हैं उनको लिख सकते हैं। ये सुपरिभाषित है कि एशिया के ही देशों के नाम बताना, यानी कि ये हमारा समुच्चय रूप में मौजूद है, सुपरिभाषित है। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समूह, कक्षा 11वीं में आपके विद्यार्थी कितने हैं आपकी कक्षा में, आप इसको गिनकर बता सकते हैं, ये सुपरिभाषित है, यानी कि ये भी हमारा सुपरिभाषित करेक्ट। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अक्षर, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर निश्चित तौर पर आपको पता है क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं। निश्चित तौर पर हम महिला कोष्ठक के साथ बड़े कैपिटल अक्षर में लिखकर इसको हम बता सकते हैं। ये छोटे अक्षर हो सकते हैं ये, लेकिन जो बाहर रहता है ये नहीं होना चाहिए छोटा, ठीक है ना। इसको हम छोटे अक्षरों में ही दर्शा सकते हैं और बड़े अक्षरों में भी दर्शा सकते हैं, यह रखिए, ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सुपरिभाषित किस चीज को हम कह सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 12 तक कक्षा लगती है, तो मैं बता सकता हूँ 1 से लेकर मेरे विद्यालय में 12 तक कक्षाएं हैं, ये सुपरिभाषित है। मेरे विद्यालय में कोई 13वीं और 15वीं और 16वीं 17वीं क्लास नहीं लगती। ये हमारा समुच्चय रूप में है, समुच्चय याद रखिएगा, संग्रह, समूह और झुंड। चलिए कुछ और भी बेसिक चीजें सीख लेते हैं आज। बेसिक चीजों से हम और प्रश्नावली अगले पार्ट में, मेरे हिसाब से आपको इतनी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा जो इसमें है, जो मुख्य आपके प्रश्नावली 1.1 में जो समूह के बारे में पूछेगा आप उसको बताई दीजिएगा, तो मैं तो करवाऊंगा प्रश्नावली। आगे देखिए ये कैसे चिन्ह होते हैं, देखिए आपको ऐसे करके ऐसे चिन्ह बनाना है। ये आपका होता है बिलोंग्स टू का, ये जो चिन्ह है आपका बिलोंग्स टू का है, और ये बिलोंग्स, इसमें जो लकीर खींच देंगे तो ये होगा नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग टू का मतलब देखिए BELONGSTO, यही नॉट बिलोंग्स टू। इसका इस चिन्ह का मतलब होता है उसके अंदर, यानी कि मैं बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा दूंगा तो मेरे को ये समझ में आएगा कि इसके अंदर ये चीज पाई जाती है, और ये नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है ये चीज इसके अंदर नहीं पाई जाती। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ये चिन्ह याद रखिएगा, बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का। जैसे मैंने A बराबर लिखा 1 2 3 4 5 और 6 तक, ठीक है ना। अब मेरे को लिखना है, मेरे को अगर क्वेश्चन दिया, जैसे देखिए मेरे को क्वेश्चन दे दिया है 1 डैश डैश A, यानी कि मेरे को बताना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे को बताना है कि ये बिलोंग्स टू है कि नहीं। तो मैं देखूंगा क्या A के पदों में, A में क्या 1 है, यहाँ देखिए A के अंदर 1 है, यानी कि मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, A के अंदर, यानी A बिलोंग्स टू A, यानी 1 बिलोंग्स टू A। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ A के अंदर मौजूद है। यही अगर मैं दूसरी चीज लिखना चाहूँ इसी को लेकर, यदि मुझे देते हैं यहाँ पे 7 और डैश डैश, यहाँ पर देखिए क्या 7 मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 नहीं है, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 7 A के अंदर स्थित नहीं है। उदाहरण और भी मात्रा से समझ लेते हैं, जैसे मैंने B बराबर दिया है A B C और D, यहाँ पर मेरे को क्या दिया गया, देखिए क्या दे दिया गया, B बिलोंग्स टू B, यानी कि B या C ले लीजिए आप, C क्या C B के अंदर मौजूद है, यहाँ पे लिखूंगा यस,
बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा दूंगा तो हाँ सी बी के अंदर स्थित है, ऐसे ही अंदर इसके देखना है आपको कि इसके अंदर है, अगर होगा तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाना, अगर नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह आपको लगा देना है। ये टॉपिक था, इसके बाद एक अगला टॉपिक है और इसके बाद आपकी प्रश्नावली स्टार्ट। अब इसमें एक टॉपिक होता है, याद रखिए, इसमें जो अगला टॉपिक है वो होता है क्या इसमें दोबारा अक्षर आ सकते हैं, रिपीट होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आता है। कैसे नहीं आता देख लीजिए, यदि मुझे एक संख्या दी गई, जैसे मेरे को एक सवाल दिया गया ये पी, यानी मेरे नाम लिख लेता हूं PRATEE, ठीक है, ये मेरे को दिया गया है, ठीक है, एक नाम दे, इसको मैं लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा मैं, अगर इसको समुच्चय रूप में दिया हुआ है, इसको मेरे को रोस्टर रूप जब भी आगे बताऊंगा। इसमें देखिए जैसे P दिया हुआ है तो P आ जाएगा, R आ जाएगा, A आ जाएगा, अब D नहीं था तो D आ जाएगा, E आ जाएगा, और देखिए एक E आ चुका तो ये वाला E हट जाएगा, और P पहले से मौजूद है तो ये वाला भी P हट जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। जैसे मैं एक दुकान पे गया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दुकान पे जाता हूं और मैंने वहां पर कहा कि मुझे 2 शर्ट और एक पैंट दीजिए, तो 2 शर्ट ली मैंने और एक पैंट ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो मैं इसको समुच्चय रूप में कैसे लिखूंगा, यहां पर मैं शर्ट को ऐसे दर्शा रहा हूं, इसको पी से, तो जब मैं समुच्चय रूप में लिखूंगा इसको तो कैसे लिखूंगा, एस और पी। यहां पर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, एस 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 पी नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 शर्ट यानी शर्ट और आपके पास पैंट है, मुझे नहीं पता कि आपके पास कितने हैं कि आप जानिए, ठीक है ना। तो कोई भी चीज इसमें दोबारा रिपीट नहीं होती, चाहे किसी का नाम हो या कोई अक्षर हो, कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी। अगर संख्या भी जैसे मैंने ये संख्या लिखी 1 2 3 और 4, मुझे आप बी दिया 1 3 4 5 और 6, तो यहां पर मैं जब पूरा रोस्टर, जब आपके पास सवाल आएगा तो इस विषय में चर्चा करेंगे। इसको भी लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 और 6 लूंगा, कोई भी अक्षर भी रिपीट नहीं होगा। तो देखिए प्रश्नावली हम अगले भाग में स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समुच्चय रूप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे और अपने सभी जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी बताएंगे कि जो 9th के 10th 11th 12th के बच्चे हैं वो स्टार्ट हो जाइए। प्रदीप सर एजुकेशन में आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और क्लासेस लगती रहेंगी, और इस वीडियो पे जितना हो रिस्पॉन्स दीजिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों, आपके प्यार की बुकें हैं। जय हिंद।